हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट के आखिरी कंसेप्ट्स के ऊपर। आई बात समझ में? यानी कि मेरे हिसाब से इस लेसन के ऊपर 2 वीडियोस और बनाऊंगा। ये वाली वीडियो अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो इसी वीडियो में कंबाइन कर दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां पे हम बात करेंगे इस कंप्लीट कंसेप्ट के खत्म करने की, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कौन सा डिमांड? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसको खत्म कर देंगे। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 2 हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज हमें बात करना है द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसके ऊपर कि क्या रिलेशन होता है डिमांड और सप्लाई पर, कैसे ये दोनों मिलके मार्केट में आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कैसे फर्क डालती है इन चीजों के ऊपर, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आई बात समझ में? और भाई ध्यान रखना, जिनको डिमांड और सप्लाई के बारे में नहीं पता तो भाई वो पहले प्रीवियस वीडियोस देख ले, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी कोई सीरीज स्टार्ट हो तो आप लोग वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना बचे। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए आपकी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में? और भाई जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का सेम सीरीज का सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। जितने जल्दी अब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी तेजी से मैं वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। और जितने स्लो बढ़ेंगे उतनी स्लो वीडियोस आएंगी। अब आपके ऊपर है, और एग्जाम्स आ रहे हैं, भाई ध्यान से पढ़ते रहना। आई बात समझ में? अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो केसेस ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व के केसेस क्या होते हैं? तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कर्व हमने ना आज से 3-4 वीडियो पहले इसी सीरीज की तब भी देखा था। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ना वो होता है इक्विलिब्रियम। यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, और यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इक्वली सेटिस्फाइड है, कह रहे चलो ठीक है हम आपको इस रेट में सामान बेच भी देंगे, सेलर ये कह रहा है और कंज्यूमर कह रहा है हम परचेज कर भी लेंगे। तो ये वो लेवल है जो हमारा क्या है, जहां पे हमारी इकोनॉमी संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और एक साइड डिटरमाइन किया एग्रीमेंट, जहां पे एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को कट कर दिया। अब यहां पे देखो, तो यहां पे दिख भी रहा होगा ये हमारा प्राइस लेवल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, और ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। अब आता है केसेस ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। केसेस ऑफ सप्लाई कर्व की अगर मैं बात करूं तो एक तो है केनजियन सप्लाई कर्व। ये क्या होता है, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जैसे आपको ये सप्लाई कर्व दिख रहा होगा ना, ये रहा सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनती है ना भाई, वर्टिकल ऐसी बनती है, हॉरिजॉन्टल ऐसी बनती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये होता क्या है, इस सप्लाई कर्व का मतलब पता है क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो तैयार है, हमें बात किसकी करनी है, सप्लाई में प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर तैयार है इस प्राइस लेवल पे कितनी ही क्वांटिटी सेल करने के लिए। वो कह रहा है मैं इस प्राइस पे जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर दूंगा। मतलब वो पता है क्या सोच के चल रहा है कि ना तो अब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ने वाला, और प्राइस क्यों नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, ठीक है, वो फिक्स रेट पे, मतलब फिक्स वेजेस वो देगा सबको, और जब फिक्स वेजेस देगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो इस प्राइस लेवल पे वो जितनी मर्जी क्वांटिटी, चाहे आप ये वाली इतनी क्वांटिटी परचेज कर लो Q1, ठीक है, इतनी ले लो Q2, इतनी ले लो Q3, इतनी ले लो Q4। तो ये हमारे पास है Q1, Q2, Q3, Q4। आई बात समझ में? यानी कि जहां पे जो है ना प्राइस हमारा बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, और सप्लाई कितनी भी करवा लो वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होगी। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। इसे हम बोलते हैं केनजियन सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल इंप्लाइंग फर्म्स विल सप्लाई व्हाटएवर अमाउंट ऑफ गुड्स, जो मर्जी अमाउंट ऑफ गुड्स इज डिमांडेड, मतलब जितनी गुड्स डिमांड की जा रही है एट करंट प्राइसेस, जो भी गिवन प्राइसेस है उस रेट पे। अब जितनी मर्जी क्वांटिटी परचेज करो, जितनी मर्जी डिमांड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं यहां पे आगे करंट प्राइसेस का मतलब, करंट प्राइस तो हो गया हमारा। अब दूसरा आता है हमारे पास वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि आप है ना प्राइस लेवल तो हमारा क्या है ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन क्वांटिटी फिक्स कर दी। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में अब और आउटपुट जनरेट नहीं किए जा सकते। अब कब होगा, इकोनॉमी में और आउटपुट की डिमांड
कब नहीं होगी और कब और आउटपुट नहीं बनाए जा सकते, जब सब लोग क्या हो जाए, सब लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल जाए, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जो है सब लोगों के पास हो, पूरी इकोनॉमी में कोई बंदा अनएम्प्लॉयड हो ही ना, क्योंकि जब हम सब जानते हैं अगर हमें यहां पे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम लोगों ने कई बार इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को बढ़ाना पड़ता है, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को बढ़ाना पड़ता है, जिसके जरिए क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन कब नहीं बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट सबकी हो चुकी हो, और कोई भी बंदा अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहा है भाई मैं यहीं पे ठीक हूं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स है, और ना ही कोई नए लोग आना चाहते एम्प्लॉयमेंट में। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला केस। देखो, द वर्टिकल सप्लाई कर्व इज एज्यूम्स दैट द लेबर मार्केट इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे लेबर्स को पूरी इंप्लॉयमेंट मिल जाए, और जब पूरी इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी तो आउटपुट लेवल हम रेज ही नहीं कर सकते, तो आउटपुट कैन नॉट बी रेज्ड अबव द करंट लेवल, करंट लेवल से अब आउटपुट रेज नहीं होगी, इवन व्हेन प्राइसेस राइज, चाहे प्राइसेस राइज ही क्यों ना कर जाए, लेकिन आउटपुट अब बनाए नहीं जा सकते। नो लेबर इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा आउटपुट, कोई लेबर एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं ये वाला लेवल, जहां पे देखो यहां पे फर्क क्या था, यहां पे प्राइस कांस्टेंट था, क्वांटिटी जितनी मर्जी आप डिमांड कर लो, यहां पे क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस चाहे कुछ भी हो। आई बात समझ में? तो इस केस में कैसे बनेगा हमारा सप्लाई कर्व, वर्टिकल सप्लाई कर्व। अब आते हैं हमारे पास यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी देखो ये प्राइस लेवल एक, अभी प्राइस लेवल क्या दिखा रहा है वो समझते हैं। सपोज करो पहले कोई प्राइस पी नोट था, ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब हुआ क्या, मार्केट में जो है ना वो डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, एडी में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, तो एडी यहां शिफ्ट कर गया, जिसकी वजह से अब जो ये नया पॉइंट है ना ई डैश, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम का नया पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है, आउटपुट का लेवल बढ़ चुका है, और वो लोग क्वांटिटी ज्यादा परचेज करना चाहते हैं। अब यहां पर देखो इन फिगर 1, मतलब मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, shows the equilibrium output and prices are combining the aggregate demand, कि इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइसेस कंबाइन करते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल विद काइंशियन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम डिमांड दोनों मिलके जो है वो इक्विलिब्रियम को सेट करते हैं, जैसे यहां पे सेट कर रखा है, प्राइस और आउटपुट लेवल दोनों ने क्या सेट कर दिया, हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ठीक है। शेड्यूल इंटरसेक्शन ऑफ एएस एंड एडी गिव्स द इनिशियल इक्विलिब्रियम, जो एडी और एएस होते हैं वो क्या देते हैं, हमें इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं एट अ पॉइंट ई। ये देखो एडी और एएस, ये हमारा एएस, ये हमारा एडी, दोनों मिलकर क्या दिया हमें, एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जो हमारा क्या है, ये वाला पी नोट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारा वाई क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम स्पेंडिंग बोल सकते हो। अब आगे समझो, अ फिजिकल और मॉनेटरी एक्सपेंशन, इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जब मैंने समझाया था कि शिफ्ट कैसे आता है, जब मैंने बात की थी कि शिफ्ट कैसे आता है एग्रीगेट डिमांड के कर्व में, तो यहां पे हमने क्या बात करी, जब फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन आएगा तो जो एडी शेड्यूल है वो कहां पे शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, तो एडी शेड्यूल शिफ्ट टू द राइट, न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच टू ई डैश, तब क्या बनेगा हमारा नया इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर देयर इज एन एक्सपेंशन इन आउटपुट, जहां पे एक्सपेंशन में चेंज आएगा, एक्सपेंशन होगी आउटपुट में, यानी कि आउटपुट की डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा आउटपुट परचेज करना चाहेंगे, एंड नो चेंजेस इन द प्राइस, पर प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दिस डिराइव फ्रॉम द परफेक्टली इलास्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जब समझाऊंगा, जब मैं ईडी की बात करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और प्रीवियस सिलेबसेस में हमने उसकी बात की भी हुई है। एज कर्व वेयर फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट, जहां पे जो एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट वो सेल करना चाहते हैं, मतलब जो फर्म है उसकी चाहत है वो जितना मर्जी सप्लाई कर सकता है, ठीक है, एट करंट प्राइजेस, मतलब प्राइजेस जो बेस प्राइस है उसके ऊपर वो कितनी भी क्वांटिटी जिनकी डिमांड की जा रही है उसे सेल करने के लिए क्या है, तैयार बैठा हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये ध्यान रखते हुए कि एक नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब पता है क्या है, कि इकोनॉमी में हम सब जानते हैं कि जो ये वाला केस था ना, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो केस था कि सब लोगों को इंप्लॉयमेंट मिली हुई है इसलिए प्रोडक्शन राइज नहीं हो सकता, प्रोडक्शन हमेशा राइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत क्या रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, एक फर्क बताता हूं कि इकोनॉमी में ना एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ता है वो समझा रहा हूं आपको थोड़ा बहुत। देख जैसे मान लो, सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, कि पहले ना कुछ लोग इंप्लॉयड हैं, अब हुआ क्या, मार्केट में ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यानी कि लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब जब डिमांड करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, जो प्रोड्यूसर है वो नए बंदों को हायर करेगा,
कि उसके पास डिमांड आ रही है, उसे और बंदे रखने पड़ेंगे, उसे और इंप्लॉइज चाहिए ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो जो नए बंदे इंप्लॉयड है उन्हें सैलरी मिलेगी, वो फिर डिमांड करेंगे क्योंकि उनके पैसा आना शुरू हो गया है। जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे अब वो एम्प्लॉय हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स वर्कर्स को हायर करेंगे, और ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे ताकि वो डिमांड को फुलफिल कर पाए। अब उससे क्या होगा, जो बेरोजगार लोग थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उन्हें क्या मिलेगी? इंप्लॉयमेंट मिलेगी। और जब इंप्लॉयमेंट मिलेगी तो उन लोगों के पास ही पैसा आएगा जिन लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा था। और जब पैसा बढ़ेगा मार्केट में, फर्दर डिमांड राइज करेगी। इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? राइज करती है। और इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा किसी भी अमाउंट को सप्लाई करने की सोचता है कि भाई जो मर्जी आप लोग क्या नाम है प्रोडक्शन बढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी मर्जी डिमांड करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, हम और लोगों को हायर करेंगे और आपकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा था यहां तक का कंप्लीट टॉपिक। अब ऐसे इस पॉइंट में देख लो, जब हमारे पास, अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊं आप लोगों को, जब हमारे पास प्राइस पी था तो क्वांटिटी ये थी, ये बात कर रहा हूं। देखो ये हमारे पास क्या है, एक सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व को यूं कहीं छोड़ रखा है हमने, एएस कर्व। इसकी बात कर रहा हूं मैं, एडी कर्व में जो शिफ्ट आया, जब प्राइस पी था तो लोग क्वांटिटी क्यू मांग रहे थे, जब प्राइस पी से पी नोट हो गया तो अब क्वांटिटी कहां शिफ्ट हो गई? इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट हो गया, क्यू नोट क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। यानी कि प्राइस में भी एक अपवर्ड शिफ्ट आया और क्वांटिटी में भी क्या है? एक अपवर्ड शिफ्ट आया। यार इसको मैं क्या बोलता हूं? एडी में जो शिफ्ट आया तो इक्विलिब्रियम यहां पे क्या हो गई? शिफ्ट कर गई। आई बात समझ में? और सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई क्यों बढ़ेगी? हम सब जानते हैं सप्लाई कब बढ़ती है। सप्लाई जब बढ़ती है, जब प्राइस बढ़े तो सप्लायर जो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ये सोचता है कि जब मार्केट में प्राइस हाई होंगे तभी मैं चीजों की सप्लाई करूंगा। और मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड के केस में प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। आई बात समझ में? इसकी बात हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक। आई बात समझ में? अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं इस वीडियो के, जहां पे हम बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में से कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम इस कंप्लीट सीरीज को बोल रहा हूं, कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर भी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर भी। आई बात समझ में? ठीक है। और इसको जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। वैसे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रीवियस वीडियोस में और भी सीरीज में समझाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पर वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।